उसके बाद में start। नमस्कार। गालिब का एक शेर है कि मरीजे इश्क पर रहमत खुद की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की गालिब। आज के संदर्भ में ये कांग्रेस पार्टी के बारे में बिल्कुल सही बात कही जा सकती है। कांग्रेस की जो स्थिति है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने जितने चुनाव से पूर्व कराए जाने वाले जितने आप लोगों ने सर्वेक्षण देखे हैं, उन ज्यादातर सर्वेक्षणों में जो कांग्रेस पार्टी की सीटें बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पे आकर के सिमट जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अनुमान है कि 30 से 40 के बीच में, यानी 40 से भी नीचे सीट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की। ये लगातार तीसरी बार होगा, अगर ये बात सही साबित होती है, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है ये अगर सही साबित होती है, तो ये तीसरा बार, लगातार तीसरी बार ऐसी होगी, 14 में, 19 में और उसके बाद 2024 में, जब कांग्रेस पार्टी को एक मान्यता प्राप्त विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि मान्यता प्राप्त विपक्ष के लिए लोकसभा की जो 545 सीटें हैं, उनमें उनके कम से कम 10% सीट किसी भी पार्टी को होना चाहिए, तब जाकर के उन्हें मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का दर्जा मिलता है। और उसके जो नेता होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का नेता माना जाता है, और उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है। और अगर उसका 10% अगर आप बात करेंगे, तो आपको पता है कि वो सीटें 55 होगी, कम से कम 55 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेगी। और कांग्रेस जो है वो 2014-19 में ये कारनामा नहीं कर पाई थी। और इस तरह से लोकतंत्र अगर देखें तो भारत में पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि लोकसभा में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। और इस बार तो स्थिति, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ रही है, वो और खराब है। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पे आ जाएगी। कहा जा रहा है कि 30 के आसपास की सीटें हो सकती है। ये उस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा जो पार्टी लगभग अब 140 साल होने वाली है, यानी 28 दिसंबर 1885 का जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। हालांकि उस समय जो उद्देश्य रहा हो, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल बनकर के उभरी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक मंच हुआ करती थी, जहां से लोग एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते थे, और आजादी के बाद ये एक पार्टी बनी थी। और ये पार्टी इतनी दयनीय स्थिति से गुजर रही है कि इनको देख करके तरस आता है। अब देखिए क्या है कि इसमें 3 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती है। जिस प्रकार से सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें हम लोग 3 तरह से इस प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। 3 अलग-अलग समूहों के द्वारा इस प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है। सबसे पहला, अगर आप बीजेपी समर्थक है या कोई भी व्यक्ति, चूंकि लोकतांत्रिक पद्धति में कोई किसी न किसी पार्टी को तो जरूर सपोर्ट करता है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी में, और होना भी नहीं चाहिए। अपना वोट आपको देना है, आप अपनी विचारधारा के अनुसार किसी न किसी को देते हैं अपना वोट, कीमती वोट, राइट। तो इसमें है क्या कि अगर कोई बीजेपी समर्थक है तो उसके लिए ये खुश होने की बात है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त जो नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस है। लेकिन अगर कोई कांग्रेस सपोर्टर है, जिनकी बहुत सारी यादें कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, एक लंबा इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए ये दुख की बात है। लेकिन अगर आप इन दोनों को छोड़ के, ये दोनों आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र, और आप अगर भारतीय लोकतंत्र के समर्थक है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे करेंगे बातें। और आज का जो हमारा डिबेट होगा, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, उसमें देखिए हम लोग कौन कौन सी चीजों को लेंगे। टॉपिक कवर्ड्स इन डिस्कशन, यानी इस डिस्कशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि विपक्ष का अर्थ क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिशन। यानी लोकतंत्र में या कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें विपक्ष का अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि विपक्षी दल का महत्व और शक्तियां क्या क्या होती है, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जो विपक्षी दल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या क्या पावर्स है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद जाकर के जानेंगे जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है, उसकी क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, और उसकी क्या
ये उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी दायित्व क्या-क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इन चीज़ों को जानने के बाद फिर जानेंगे कि एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस का मूल्यांकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कितना सफल रहा है इसमें। उसके बाद जाकर के कांग्रेस का असेसमेंट करने के बाद हम लोग विपक्षी दल के जो नेता होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या रोल होती है, उसकी भूमिका क्या होती है और उसकी अगर आप देखेंगे तो दायित्व क्या है उस पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जाकर के इसमें डिस्कशन में हम लोग लेंगे कि विपक्षी दल के नेता के रूप में राहुल गांधी का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि राहुल गांधी कितना सफल रहे हैं और क्या-क्या कमी रह रही है। फिर जाकर के हम लोग इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के तहत हम लोग जानेंगे कि सरकार की क्या भूमिका होती है और क्या दायित्व है विपक्ष को लेकर के होनी चाहिए और क्या है वर्तमान में। और उसके बाद जाकर के इस डिबेट के बाद, इस डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक निष्कर्ष पे, एक बेहतर निष्कर्ष में हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का अर्थ क्या होता है, खास करके एक लोकतांत्रिक देश में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है कि राजनीति में मतभेद हो भले ही हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत पॉपुलर उनका एक स्टेटमेंट था कि राजनीति में मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मनभेद का मतलब है कि पॉलिटिक्स में अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होता है, बल्कि एक विचारधारा, दो अलग-अलग विचार रखने वाले समूह होते हैं और जो अपने विचार और अपने जो प्लानिंग होती है, अपनी जो विजन होती है, वो जनता को बेहतर ढंग से समझा पाती है। उन्हीं को जनता अपना सत्ता सौंप देती है और फिर 5 साल जनता उम्मीद करती है कि हमने जो उनसे उम्मीदें की थी, उस उम्मीद पे ये सरकारें खरी उतरेगी। लेकिन जनता तो निश्चिंत हो जाती है, लेकिन विपक्ष निश्चिंत नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो लगातार सरकार पे निगरानी रखती है और यहीं से विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो शुरू हो जाती है। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो कहा गया कथन है ये आज भी सही होता है। जिस तरह से डेमोक्रेसी के 3 पिलर माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, उसी तरह से डेमोक्रेसी का एक और इंपॉर्टेंट पिलर होता है और वो होता है दैट इज अपोजिशन यानी कि विपक्ष। तो विपक्ष भी एक तरह से स्तंभ की तरह होता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और लोकतंत्र को इसलिए भी बेहतर माना जाता है, सबसे बेहतर शासन पद्धति इसलिए भी डेमोक्रेसी को माना जाता है क्योंकि इसमें डिबेट की गुंजाइश होती है और इस डिबेट के बाद क्या होता है कि एक बेहतर कंक्लूजन निकल करके आता है और उस बेहतर कंक्लूजन या बेहतर रिजल्ट निकल करके आने से क्या होता है कि जो पब्लिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो कंट्री होता है वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए एक बेटर अगर आप करें पॉलिसी तो उसको की निर्माण में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये डिबेट और उससे आने निकल करके आने वाली जो बातें होती है। अब इसमें जानेंगे कि विपक्षी दल का महत्व एवं शक्ति क्या-क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टियां होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो एक बार विंस्टन चर्चिल आपको पता होगा अपोजिशन में थे, बाद में हालांकि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, आपको पता होगा। तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि ए काइट फ्लाइज अगेंस्ट द विंड नॉट विद इट। कहने का मतलब है कि एक पतंग जो है वो हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है, हवा के साथ नहीं। यहाँ कहने का मतलब पतंग से कहने का मतलब विपक्षी दल से है और हवा कहने का मतलब ये हुआ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके। तो अगर विपक्षी दल हमेशा सत्ता के ही साथ चिपके रहेंगे तो फिर विपक्ष का और उसका कोई अंतर नहीं होगा, वो अपनी पहचान खो देंगे। एक पतंग की पहचान इसलिए है और वो निरंतर ऊंचा इसलिए उठता है क्योंकि वो हवा के खिलाफ उड़ता है और यही बातें जो है ये विपक्ष के बारे में भी लागू होती है, जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है उसके महत्व को आप समझ सकते हैं। किसी भी तरह से जो अपोजिशन होती है उसके इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आका जाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिबेट करता है गवर्नमेंट के साथ और उसके बाद जाकर के ये सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, सरकार जो हो वो उत्तरदायी सरकार हो, जो सरकार हो वो क्या हो, वो एक जिम्मेदार सरकार हो। और ये सुनिश्चित करने का जो काम है वो विपक्ष के द्वारा किया जाता है। विपक्ष दल एक तरह से देखे तो बैलेंस करने का काम करती है। इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बैलेंस करके वो ये सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट है, जो इतना पावरफुल गवर्नमेंट है, वो हमेशा जनता के हित में काम करे और लोगों का इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी के जो पिलर्स है उस पे लोगों का फेथ बना रहता है और ये फेथ तभी बना रहता है जब
जो अपोजिशन होते हैं वो एक्टिव हो, वो लॉजिकल हो और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे। ठीक है, सरकारी की बातें सब लोग करते हैं, हम लोग आज विपक्ष की बातें कर रहे हैं। अब उसके बाद जाकर के यहाँ पे है कि विपक्षी दल की भूमिका एवं दायित्व क्या होता है। कहने का मतलब हुआ कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो अब या असेसमेंट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ अपोजिशन पार्टी पहले हम लोग कर लेते हैं। तो अपोजिशन जो पार्टी होती है उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे 2024 का भी चुनाव होने वाला है, तो जब चुनाव होता है तो सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग वो बातों प्रचार करते हैं, जनता से वादा करते हैं और जनता जिनको चुन करके भेजती है वो सरकार बनाते हैं, केंद्र में हो चाहे राज्य में, उसकी सरकार बनती है। उस सरकार से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती है और इसी उम्मीद के साथ उसे लोग पर्याप्त संख्या में वोट भी देते हैं और कई बार क्या होता है कि ये सरकार अपने रास्ते से भटक जाती है, जो जनता की उम्मीदें जो होती है उस सरकार से वो पूरा नहीं कर पाती और ऐसी ही सिचुएशन में अपोजिशन की जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है और सरकार जो कि रास्ता से कई बार भटक जाते हैं उनको उनके रास्ते पे वापस लाने का काम ये अपोजिशन करता है। और अगर अपोजिशन बेहतर हो, आप यूएसए जैसे देशों में देखिए कि कितना बेहतर ढंग से वहां पे अपोजिशन काम करती है। इसलिए ये अपोजिशन का ये काम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम आप जो होते हैं, हम आप एक वोटर के रूप में वोट देते हैं और हमारी आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं होती है, हमें डेली के सरकार के काम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, हम जीतने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जो विपक्षी दल होता है और अगर वो ये जो सरकार के लोग होते हैं अगर वो गलतियां करें तो हमारे पास वो 5 साल के बाद आएंगे, लेकिन 5 साल तक बहुत कुछ हो चुका होगा, तो उनकी इस गलतियों पे नजर रखने का काम जो होता है वो विपक्षी दल का होता है। वो सरकार को बार बार उनकी कर्तव्य की याद दिलाता है और इस तरह से जो विपक्ष की भूमिका होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपोजिशन का। तो कहते हैं ना कि वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, भटके हुए सरकार को सही रास्ते पे लाता है। तो इस तरह से अपोजिशन का जो होता है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अपोजिशन का जो पार्टी है उसका जो रोल होता है उसको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखना। आपको पता होगा कि जैसे ही किसी की सरकार बनती है, आप अगर पंचायत लेवल पे, गांव में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो गांव में अगर एक व्यक्ति कोई प्रधान या मुखिया बन जाता है तो उसका जो पावर होता है वो देखने बनता है, जिसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े देश में अगर किसी को लाखों जनता चुन ले और वो सत्ता प्राप्त हो जाए और उसके हाथ में सेना हो, उसके हाथ में सारे के सारे सेना की इकाई हो, उसके सामने उसके हाथ में सारी की सारी आर्थिक जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी आ जाए, पूरे फंड्स आ जाए, उसके पास पावर आ जाए, तो स्वाभाविक होता है कि क्या होता है कि कई बार उस पावर का मिसयूज होने का डर रहता है, जांच एजेंसियां उसके पास हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि विपक्षी दल जो होता है वो लगातार निगरानी रखता है सरकार पे, उसकी जांच करता है उनके कार्य की, उनकी पॉलिसी की, ताकि अगर सरकार कोई गलती करे तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा करके लोगों को अवेयर कर सके, उन गलतियों को उजागर कर सके, जिससे सरकार डर जाती है। क्योंकि विपक्ष के बोलने का मतलब होगा कि जनता तक बात पहुंचेगी और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप कितने भी बड़े तानाशाह बन जाए, कुछ भी कर ले, आपको दोबारा जो अगर सत्ता प्राप्त करना है तो फिर 5 साल में आपको जनता के पास जाना पड़ेगा और उस समय जो विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है उसका जवाब आपके कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है विपक्षी जो दल है उसकी भूमिका को लेकर के, वो है कि ये एक वैकल्पिक नीति और प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। कई बार सरकार कई पॉलिसी बनाती है, फेल हो जाता है, फिर एक पॉलिसी बनाती है, फिर फेल हो जाता है। तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, तो वो पब्लिकली इस बात को कहते हैं कि सरकार की जो ये पॉलिसी है इसमें ये कमी है जिसकी वजह से ये फेल हो रहा है। उनके हमारे पास उनसे बेहतर पॉलिसी है और अगर वो चाहे तो हमसे बातचीत कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जनता को लगता है, और वो फिर कई बार डिबेट में जब आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं सरकार इसलिए फेलियर हुई, ये जो पॉलिसी थी इसमें ये चीजें करनी चाहिए थी तो नहीं फेल होगा, और ये करेंगे तो आगे इस तरह की पॉलिसी फेल नहीं हो सकती है। जनता जागरूक होने के साथ साथ क्या होता है, अगली बार जो चुनाव होता है उसमें जनता उस विपक्ष पे भी विचार करती है और सरकार पे भी प्रेशर आता है कि अच्छा इतनी अच्छी आइडिया उनके पास है तो स्वाभाविक रूप से हम उस आइडिया को अभी इंप्लीमेंट करें। तो ओवरऑल इसमें भला किसका होता है, तो ओवरऑल इसमें डेमोक्रेसी का भला होता है। उसके अलावा क्या होता है कि सरकार के काम की निगरानी का भी काम करता है। हम आप तो वोट दे करके निश्चिंत हो जाते हैं और जब हम आप वोट दे करके निश्चिंत हो जाएंगे तो सरकार की निगरानी कौन करेगा, क्योंकि हमें हमें आपको ना तो उतना टेक्निकल नॉलेज है ना आपके फंड्स के बारे में पता है सरकार के काम, तो विपक्ष जो होती है वो सरकार के हर काम की निगरानी करता है और इस निगरानी की वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े ब्लंडर या बड़े बड़े जो करप्शन होते हैं वो उजागर
उजागर करने में सहायता मिलती है। मतलब एक तरह से आपको याद होगा कि जब बॉलीवुड में एक मूवी आई थी, जहाँ उसमें एक गाना था कि जहाँ तेरी ये नज़र है, मेरी जहाँ मुझे खबर है। और वो जो खबर है वो विपक्षी हमेशा रखता है, सरकार पे एकदम टकटकी लगा करके रखता है। और फाइनली इससे क्योंकि हम आप अपने काम में लग जाएंगे, खेती वाले खेती में लग जाएंगे, पढ़ाने वाले पढ़ाने में लग जाएंगे, कुछ दिन तक चुनाव का माहौल रहेगा, उसके बाद जाकर के डिबेट होंगे, हम लोग आपस में करेंगे, वोट दे करके खेती वाले खेती में लग जाएंगे, नौकरी करने वाले नौकरी में लग जाएंगे, बिजनेस करने वाले बिजनेस में लग जाएंगे। लेकिन विपक्ष नहीं बैठेगा, वो सरकार पे निगरानी रखेगा, नजर रखेगा, ताकि हमारा आपका पैसा, हमारे आपकी डेमोक्रेसी, हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, सरकार अपने पावर का दुरुपयोग करके इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी गड़बड़ी ना करे। ठीक है, उसके बाद जाकर के तो इस तरह से सत्ता के दुरुपयोग को भी बचाता है, करने से भी विपक्ष बचाता है, क्योंकि विपक्ष इस तरह की आवाजें उठाता है। उसके अलावा एक चीज और होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसे आप किसी भी इलेक्शन में देखेंगे कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो जीत करके आते हैं, लेकिन जिसको कम वोट मिलता है या कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो वहां की टोटल अगर 100 पॉपुलेशन है मान के चलिए कहीं पे, और वहां पे किसी को 55 लोगों का बहुमत मिल गया, तो उन 55 लोगों ने सरकार वहां पे क्या किया कि वो कैंडिडेट वहां पे जीत गया। लेकिन वहां पे हो सकता है कि 100 में से 10% यानी 10 ऐसे लोग हो जो इनसे अलग हो, माइनॉरिटी हो, चाहे वो किसी ने कहे, चाहे जाति धर्म या किसी भी अन्य संप्रदाय के आधार पर वो वहां का अल्पसंख्यक हो, जातिगत या धार्मिक किसी भी रूप में, और जिनकी एक खास विचारधारा हो, और जिसको ये अगर बात करें तो ये बहुमत वाला जो है उसमें स्थिति में वो कभी भी अपने लोगों को नहीं चुन सकते हैं, तो उनकी बातों को कौन उठाएगा संसद में चाहे विधानसभा में, उनकी बातों को कौन सुनेगा? क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि वो अगर सिर्फ 10% आबादी हो तो कभी भी उनके मर्जी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, तो फिर उनकी बातें तो दबी रह जाएगी। तो उनकी कई बार क्या होता है, जो विपक्ष होते हैं, कहने का मतलब जो 55 अगर 100 में से 60-55% सीट लेकर के अगर कोई जीत जाता है और बाकी जो उसमें से 30-40 लोग परसेंट लोग जो बच जाते हैं वो अगर माइनॉरिटीज है, तो उनकी आवाज वो विपक्ष ही उठाता है। इस तरह से कमजोर वर्ग के आवाज उठाने का काम भी विपक्ष के द्वारा किया जाता है। ये तो सारी की सारी बातें हमारी डेमोक्रेसी में चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम लोग यहाँ पे एक विपक्ष के रूप में कांग्रेस का मूल्यांकन करेंगे। देखेंगे कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, एक अपोजिशन पार्टी के रूप में रोल अपोजिशन के रूप में कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, उस पर हम लोग पहले बात करेंगे और उसके बाद जाकर के फिर राहुल गांधी पे बात करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की जो एक विपक्षी दल के रूप में भूमिका रही है, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक निश्चित समय के बाद लगातार जब वर्क किया जाता है सिस्टम में, तो सिस्टम स्लो होने लगता है। और जब सिस्टम हमारा स्लो होने लगता है तो हम लोग कई बार इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट मार देते हैं और उसको दोबारा रीसेट करते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उसे फॉर्मेट मारकर दोबारा रीसेट करने की जरूरत है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि इतनी बड़ी भारत में अगर एक तरह से देखें तो वास्तव में बीजेपी और कांग्रेस ही ऐसा है जो राष्ट्रीय दल है जिनका पूरे भारत में कैडर है। बाकी राष्ट्रीय दल की शर्तों के आधार पर तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल बन जा रही है, लेकिन आपको पता है कि ये राष्ट्रीय दल वास्तव में अगर देखेंगे बाय नेचर तो बीजेपी और कांग्रेस ही है, जिसका अधिकतर भागों में कहीं ना कोई कैडर जरूर है। राइट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक बड़े फॉर्मेट मार करके रिसेट करने की जरूरत है। और कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1885 से स्थापना से लेकर के अब 139 वर्ष कांग्रेस पूरा करने जा रही है, और कांग्रेस ने हर उतने साल में अलग अलग रोल निभाया है। तो कांग्रेस को अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना चाहिए, तो अपने आप को रीसेट करने की जरूरत है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो आपको पता होगा कि शुरुआत में जो कांग्रेसी उदारवादी दौर में चल रही थी, उस समय क्या था कि वो ब्रिटिश सरकार से अपने लिए कुछ सुविधाएं मांगती थी, यहाँ के जनताओं के लिए कुछ अधिकार मांगती थी। दूसरे वर्ग बाद में क्या हुआ कि सेकेंड सेशन जब आती है, सेकेंड फेज जब आता है गांधी इनके टाइम पे, इसके टाइम पे, तिलक वगैरह सबके टाइम पे, उस समय थोड़ा उग्र रूप से वो सामने आती है, और उसके बाद जाकर के फिर गांधी जी इसको हैंडल करते हैं। और फाइनली जब भारत आजाद होता है तो कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा था, चूंकि कांग्रेस एक मंच हुआ करता था उस समय राजनीतिक दल के रूप में, भले ही उसने 35 के चुनाव लड़े थे, आपको बता दूं उससे पहले भी उसने चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 46 के भी चुनाव लड़े थे आजादी से जस्ट पहले। लेकिन वो एक कांग्रेस जो था एक बेसिकली एक मंच था, और गांधी जी का उद्देश्य ये था, गांधी जी ये चाहते थे कि
अब कांग्रेस पार्टी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, आजादी दिलाने के लिए एक मंच का काम करता था और अब इसे भंग कर दिया जाए और जिन लोगों को राजनीति में आना है वो अपना अपना राजनीतिक दल बनाए। इसको लेकर के कुछ लोगों ने बहुत लोगों ने इसके पक्ष में बोला और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा गांधी जी ने कुछ नहीं कहा है। और इसको लेकर के एक बार जयललिता जब उस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी तो उनपे ये सवाल उठा था कि आप किस बेस पे ये बात कर रहे हैं कि गांधी जी चाहते थे आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर दिया जाए। तो जयललिता जी ने उस समय तमिलनाडु के विधानसभा में कुछ एविडेंस रखे थे इस बात को साबित करने के लिए कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस एज ए पार्टी खत्म हो जाए आजादी के बाद और जिनको जो मर्जी है वो अपने अपने अकॉर्डिंग पार्टी बनाए। ठीक है, तो ये सारी बातें उस समय की गई थी और ये बातें जो है वो जयललिता के द्वारा कही गई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस ने उसके बाद अगर जो लोग कांग्रेस को जिन लोगों ने संभाला, गांधी जी की तो चूंकि हत्या हो जाती है आपको पता होगा, उसके बाद जिन लोगों ने कांग्रेस को संभाला, खास करके नेहरू जी थे और बाकी लोग थे, तो उन्होंने कांग्रेस को समाप्त नहीं किया बल्कि उसे एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसे चलाने का फैसला किया आगे। और इसका इनको खूब लाभ मिला, इन्होंने खूब भुनाया भी और एक लंबे समय तक ये सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहे कि ये वो दल है जिसने भारत को आजादी दिलाई है। उस समय भारत में साक्षरता नहीं थी बहुत ज्यादा, उस समय पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा नहीं था, उस समय भारत में सोशल मीडिया या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया नहीं था। तो उस समय एक लगातार एक लंबे समय तक इस मुद्दा को भुनाने का उनको लाभ भी मिला हुआ। और शुरू में तो देखेंगे कि केंद्र के साथ साथ जितने राज्य है सब में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन फिलहाल जो है कई पीढ़ी बीत चुकी है और नेहरू जी की खुद की चौथी पीढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से अब जनता इस मूड में नहीं है कि बार बार इस बेस पे सत्ता सौंप दे कि आजादी के टाइम पे नेहरू जी ने देश का नेतृत्व किया था। आजादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने नेतृत्व किया था और कुछ लोग तो ऐसे थे जो फांसी पे लटक गए थे। तो क्या उनके बच्चों को तो नहीं सत्ता सौंपी गई है? तो क्या उस आधार पे सत्ता सौंपना स्वाभाविक है कि आज का युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो चीजों को जानता है? तो फिलहाल जनता इस मूड में नहीं है और वो उसी चीज को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की इतनी ज्यादा दुर्गति हो रही है। और खास करके सोशल मीडिया के इस दौर में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि उसके पास एक युवा नेता का अभाव है। युवा और तेज तर्रार जो नेता है उसका अभाव रहा है। राहुल गांधी को ही बार बार डेंटिंग पेंटिंग करके रीलॉन्च किया जा रहा है और हर बार जब पार्टी जीत जाती है कहीं पे किसी राज्य में तो राहुल गांधी जी को क्रेडिट दे दिया जाता है और जब हार जाती है तो वो कार्यकर्ता पे या कैडर के लोगों पे वो थोप दिया जाता है आरोप कि इनकी वजह से पार्टी हार गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की जो फिलहाल स्थिति है एक विपक्षी दल के रूप में ये है कि यहाँ पे पार्टी में अगर आप देखेंगे तो युवा नेता ना तो उतना ज्यादा संख्या में है और ना युवा नेता को इतना ज्यादा उत्साहित किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है या उनको बैक किया जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, कि एक इनसिक्योरिटी वाली भावना होती है जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं कि अगर पार्टी में किसी युवा नेता को प्रमोट किया गया और अगर उसने बहुत अच्छा काम कर लिया तो फिर राहुल गांधी जी का क्या होगा? उसकी छवि राहुल गांधी जी से अच्छी हो जाएगी और राहुल गांधी से ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए। भले ही राहुल गांधी खुद ऊपर नहीं जा पा रहे हो पार्टी में या देश में, उससे नहीं मतलब है, लेकिन राहुल गांधी रेस में आगे होना चाहिए। भले ही राहुल गांधी की स्पीड कितनी ही स्लो हो, कोई आगे नहीं निकलना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था जिस यज्ञ में राजा का घोड़े से आगे किसी का घोड़ा नहीं होना चाहिए था, यही शर्त हुआ करती थी, चाहे राजा का घोड़ा टहलते हुए जाए चाहे वो दौड़ते हुए जाए। तो यही स्थिति है और यही कारण है कि जब पार्टी में आप युवा नेताओं को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि एक एक करके जो प्रतिभाशाली लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो पार्टी छोड़ते जाएंगे। जैसा कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में देखा था, जैसा कि आपने हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में देखा था। तो एक लंबी लिस्ट है कि कई सारे टैलेंटेड लोग पार्टी छोड़ते चले गए जो कुछ करने के लिए आए थे, समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी में कुछ करने के लिए आए थे। ऐसे लोग एक एक करके पार्टी छोड़ते गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यही है कि वो राहुल गांधी को चुनौती ना दे, ऐसे लोग नहीं चाहिए पार्टी में। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी की जो स्थिति है, अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं इसको कोट करता हूं। 2018 का आपको इलेक्शन याद होगा। 2018 में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, यही वाला चुनाव आपको याद होगा जो अभी रिसेंटली 2023 के लास्ट में हुई है। तो उसमें आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत जुटा नहीं पाई थी। उसके बाद जाकर के छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नहीं जुटा पाई थी, रमन सिंह जी हार गए थे। इधर अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान की पार्टी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। और उसके बाद जाकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे भी जो सिंधिया थी उनको वहाँ पे बहुमत नहीं मिल पाया था।
ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ था वहां पे, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो जो कांग्रेस की इतना बेटर परफॉर्मेंस था, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहां के दो युवा नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। राजस्थान में सचिन पायलट ने दिन रात मेहनत की, एक विशेष समुदाय से आने की वजह से, गुर्जर समुदाय के आने की वजह से एक लोकप्रिय है, पढ़े लिखे है, शांत है और सज्जन है, सुशील है और टैलेंटेड भी लगते हैं, एक विजनरी नेता के रूप में दिखाई देते हैं और खूब मेहनत किया। और वहां के लोगों ने इसी आधार पर कांग्रेस को वोट दिया था कि एक युवा नेता है जो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे ही राज्य में कांग्रेस जीती, दिल्ली से आदेश आ गया कि नहीं, कम से कम सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि सचिन पायलट खूब अच्छा काम कर दे राजस्थान में और वो राहुल गांधी के लिए एक खतरा बन जाए, पार्टी में कांग्रेस में राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर छवि उनकी हो जाए। ठीक यही स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिन रात मेहनत किया मध्य प्रदेश में पार्टी को जिताने में, और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो मुख्यमंत्री बना दिया गया कि परिवार के जो वफादार लोग हैं, जो कभी धोखा नहीं दे सकते, टाइप के, कमलनाथ जी टाइप के लोगों को बना दिया गया। और एक तरह से जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि जनता ने इस उम्मीद से कांग्रेस को लाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह से इन दोनों प्रतिभाशाली में से ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा दिन टिक नहीं पाए और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। तो पार्टी में लगातार प्रतिभाशाली लोगों का पलायन होता रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कार्यकर्ता की स्थिति बहुत ही खराब है। कैडर में जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं, उनका काम सिर्फ पैम्पलेट बांटना है, उनका काम कुर्सी उठाना रह गया है और उन लोगों का, बेचारों का काम सिर्फ टेंट लगवाना रह गया है। आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में पंपलेट बांटने वाले, पर्ची बांटने वाले और पोस्टर चिपकाने वाले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में पोस्टर चिपकाने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है, गृह मंत्री भी बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में पोस्टर चिपकाने वाला पोस्टर ही चिपकाएगा और जब टिकट देने की बारी आएगी तो वीआईपी लोगों को ही मिलेगी। ये सपना कम से कम लोग कांग्रेस में नहीं देख सकते हैं, बड़े पदों पे पहुंचने का सपना नहीं देख सकते हैं। और चुनाव में जब हार होगी तो जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आएगी और जीत होगी तो कहा जाएगा कि माननीय समझ ही गए किनके नेतृत्व में कांग्रेस को जीत हुई है। तो ये सारी चीजें भाजपा में नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोती चली गई, कार्यकर्ताओं का विश्वास खोता गया और कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेटेड होकर के धीरे धीरे करके एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। बड़े चेहरों के अलावा कार्यकर्ता भी इनका कम होता जा रहा है और हर गांव में, मैं खुद बता दूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हर गांव में अब अगर 100 घर है तो 1 या 2 घर पुराने बचे हुए हैं जो कांग्रेसी है। हमारे इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कारण इसलिए 1-2 बचे हुए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको 2-3 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने बेनिफिट दिया उनको, और उनको बाकी लोगों से कई सारे फायदे मिलने की वजह से उनकी आज सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिस वजह से वो वफादार बने हुए। बाकी उनके जो बच्चे हैं नए पीढ़ी के, उनका किसी भी प्रकार का विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कि विपक्षी दल के नेता की क्या भूमिका और दायित्व होती है। तो विपक्षी दल के नेता की जो भूमिका होती है वो सरकार, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से सरकार में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह विपक्षी दल की जो नेता होती है उसकी भी कई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खास करके जो वो सत्तारूढ़ जो दल है और सरकार है उसको जवाबदेह बनाने का, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करती है, उनके नीतियों की जांच करती है। उनकी चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, सोशल वेलफेयर जैसे इश्यूज होते हैं उस पर लगातार निगरानी रखती है विपक्षी दल का जो नेता होता है। और विपक्षी दल के नेता का इसलिए इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि आगे हम बात करेंगे राहुल गांधी जी की, तो क्योंकि विपक्षी दल का नेता जहां जहां जाता है मीडिया कवरेज उनको पर्याप्त मिलता है। सरकार के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मिलता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वगैरह सबके बाद, तो विपक्षी दल के नेता को ही मीडिया कवरेज मिलती है। और इस तरह से विपक्षी दल का जो नेता होता है वो कई बार वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करके क्या करता है, तो सरकार को दिखाने का काम करता है कि नहीं, आपने जो ये डिसीजन लिया है ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो विपक्षी दल की जो नेता होती है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पे अगर विपक्षी दल के नेताओं की स्थिति देखेंगे, फिलहाल कांग्रेस की जो स्थिति खराब हुई है, तो सच्चाई है कि स्थिति खराब हुई है, हम इसीलिए उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। किसी कांग्रेसी को बुरा लगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। स्थिति अगर खराब हुई है, कांग्रेस की ये स्थिति है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स कांग्रेस ने की है। मैं उसी को उजागर कर रहा हूं ताकि आप लोग दूर कर सके उसको। अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। अब देखिए, कांग्रेस के पुराने नेता कई सारे ऐसे भी हैं, अगर आप देखेंगे तो सत्ता में आप 75 साल में से 50 साल तो आप ही सत्ता में रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपने एक लंबा समय, आपके पास अनुभव है, तो आपको भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कांग्रेस से जुड़े हुए। जैसे कि 2013 में अगर मैं बात करूं तो याद होगा कि 2013 में जब यूपीए की सरकार थी 14 के इलेक्शन से पहले, तो रघुराम राजन जी, जो कि कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाते हैं, एक अर्थशास्त्री है जाने माने, उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में सत्ता बदली, केंद्र
केंद्र में मोदी जी आ गए और 2014 में जब सत्ता चेंज हुआ तो उनका सरकार के साथ क्या है, विचारधारा नहीं मिल रही थी। और विचारधारा नहीं मिल रही थी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें अपना काम सही से करना चाहिए। तो 2000 जब वो सरकार बनी उनकी विचारधारा से उस के अपोजिट, उसके बाद से ही उन्होंने एक नया एक शिगुफा छोड़ा और एक तरह से उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। और वो बयानबाजी ये शुरू कर दी कि भारत में हर साल, हर 2-4 महीने, 5 महीने पे इनका बयान आने लगा कि भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, भारत मंदी में जा रहा है, भारत रिसेशन में जा रहा है। और इस तरह के जो बयान है, निगेटिव बयान, एक ऐसा भारत जो तेजी से उभर रहा है उसमें लगातार, और चूंकि ये अर्थशास्त्री रहे थे, आरबीआई के गवर्नर रहे थे, तो लोग इनको कोट कर रहे थे और इनको कोट करके देश को एक तरह से प्रेशर में डाला जा रहा था, उत्साह कम किया जा रहा था कि नहीं, रघुराम राजन जी से तो बड़े विद्वान नहीं है कोई, वो आरबीआई के गवर्नर रहे, अर्थशास्त्री रहे, वो कह रहे हैं कि अगला महीना भारतीय अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, भारत बर्बाद हो जाएगा, तो पक्का बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से लगातार निराशाजनक बातें उनके द्वारा की जाती रही और 2013 से मैं उनको लगातार गौर कर रहा हूं, 14 के बाद से, जब से सरकार बनी थी, उनके विचारधारा से अलग सरकार बीजेपी की बनी थी, तब से लगातार उन्होंने निगेटिविटी फैलाई। और उस समय भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था और उनके लगातार हर 6 महीने में इस तरह के निराशाजनक बयान और आशंका जो है के बावजूद आप देखेंगे तो उनके सारे के सारे बयान और सारे के सारे उनके जो रिपोर्ट और अनुमान है वो गलत साबित हुए हैं। और पिछले 10 साल में एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है भारतीय इकोनॉमी में। भारत में आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो गरीबी है वो दूर हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में भारतीय इकोनॉमी, इंडियन जो इकोनॉमी है वो टॉप 12 में था, 12वें स्थान से लेकर के आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और इस दौरान भारत ने ब्राजील को, भारत ने रूस को, भारत ने फ्रांस को, भारत ने इटली को और भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है। और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है उसके अनुसार अगर देखें तो अगले 4-5 साल के ही अंदर भारत जो है वो जो चौथे स्थान पर जर्मनी है और तीसरे स्थान पर जापान है उसको पीछे छोड़ते हुए इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। तो इस तरह के लगातार, अगर भेड़िया आया भेड़िया आया, आपने कहानी सुना होगा, और इस तरह के जब भेड़िया आया कहानी, नारा लगाने वाले लोग अगर लगातार झूठ बोलेंगे तो एक दिन क्या होगा, उनका वैल्यू खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि अब रघुराम राजन जी के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष को सक्रिय तो होना चाहिए, लेकिन वो एक जो विपक्ष का जो रोल है, एक एक्टिव रोल है, सक्रिय रोल है, वो पॉजिटिव साइड होना चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव रोल में होंगे तो आपको जनता भी गौर करेगी, जनता आपको सीरियसली लेगी। और जब आप सरकार के किसी मुद्दे का विरोध करेंगे तब क्या होगा कि तब जनता आपको गंभीरतापूर्वक सुनेगी। अब हम लोग बात करेंगे माननीय राहुल गांधी जी की, और माननीय राहुल गांधी जी की बात करेंगे कि एक विपक्ष के नेता के रूप में अभी तक इनकी क्या भूमिका रही है। इन लोगों का मैंने फोटो बस ऐसे ही डाल दिया था ताकि आप लोग उत्सुकता से इन लोगों को भी देख सके। इनके बारे में मेरे पास शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं इनकी तारीफ में, तो इनको तो मैं तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द होंगे तो मैं बाद में तारीफ करूंगा इनकी। फिलहाल इनकी तारीफ की जाए राहुल गांधी जी की, तो एक विपक्ष के नेता के रूप में जो राहुल गांधी की भूमिका रही है उसमें आप देखेंगे तो भले ही ये पार्टी के महासचिव नहीं रहे, भले ही पार्टी के अध्यक्ष ना रहे, या पार्टी में कोई भी पद ना हो या सांसद भी ना हो फ्यूचर में, तब भी ये सबसे प्रमुख चेहरा होंगे कांग्रेस के, ये आपको पता है। तो ऐसे इस चेहरा के रूप में अगर देखेंगे तो जितना मीडिया कवरेज इनको मिलता है कांग्रेस में और किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से भारत जैसे लोकतंत्र में एक नेता होना चाहिए, विपक्ष का नेता, जैसे आप वहां पे देखते हैं, अन्य देशों में देखते हैं, तो उस हिसाब से आपको राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आते हैं। एक पैरामीटर जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, उससे काफी दूर नजर आते हैं, मैच्योरिटी का काफी ज्यादा अभाव नजर आता है। और जैसे जैसे अगर इन्होंने पार्टी में इनकी हैसियत बढ़ी, जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होती चली गई है, जैसा कि आप पिछले 2 बार से देख रहे हैं और इस बार भी जो अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इन पे जिम्मेदारी होती है, विपक्षी दल के नेता के रूप में इनके पास जिम्मेदारी थी कि न सिर्फ पार्टी को संभाले बल्कि उस पार्टी के से जुड़े हुए जो अन्य उस अलायंस है जिसको लीड कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, उस अलायंस को भी लीड करने का काम राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी। लेकिन पार्टी को तो कहीं से संभाल नहीं पाए। जितने भी पार्टी के अच्छे अच्छे नेता थे उन्होंने संन्यास ले लिया या राजनीति छोड़ दी या दूसरे पार्टी में चले गए। और गठबंधन के रूप में जो कांग्रेस को लीड करना था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जहां जहां ये भारत जोड़ो अभियान, जो न्याय यात्रा अभी निकाल रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल
रहे थे, तो जहां-जहां से इनका न्याय रथ जा रहा था, वहां-वहां से कांग्रेस की जमीन खिसक रही थी और वहां-वहां से इनके जो अलायंस है वो पूरी तरह से टूटते हुए नजर आए थे और एक-एक करके बिखर गए थे। तो एक विपक्ष के नेता के रूप में इनकी जो भूमिका देख रहे हैं आप, वो एकदम से हास्यास्पद है, मैच्योरिटी का अभाव दिखता है। इस तरह से देखें तो फिलहाल अगर राहुल गांधी की बात करें तो आपको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू, गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस परिवार के 5वीं पीढ़ी है। यानी इनको सारी सुविधाएं मिली होगी। स्कूल घर में ही उनका एक तरह से स्कूल था जहां से वो पॉलिटिक्स सीख सकते थे। कई बड़े-बड़े लंबे पद पे इनके दादा, परदादा, इनके पिताजी वगैरह सब रहे हैं। बावजूद अगर देखेंगे तो ये चाहते हैं कि जनता उसी बेस पे इनको सत्ता सौंप दे। तो जनता उसके आधार पे कि मेरे परिवार वालों ने बहुत कुछ किया था, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, लेकिन बावजूद उसके ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट सत्ता सौंप दिया जाए। आज की जो जनता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो समझती है कि फुल टाइम पॉलिटिशियन क्या होता है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन क्या होता है। अब कई बार आरोप ये भी लगता रहता है विपक्ष सरकार पे कि इनकी वैसी छवि नहीं है जैसी कि खराब करके दिखाया जाता है राहुल गांधी की। तो यह इस पे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो उनकी जो छवि बनाई है, मीडिया में बनी है, उनकी जो हरकतें होती है सार्वजनिक स्तर पर, उसकी वजह से क्या है कि उनकी जो छवि है कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचने का काम किया है। ठीक है, तो इस तरह से एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी के प्रति ये है कि कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और ये बनती है कि राष्ट्रीय हित, जैसे जैसे हर मुद्दे पे आप देखेंगे तो राहुल गांधी के द्वारा विरोध करता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी लगातार सरकार का हर मुद्दे पे विरोध करते हैं, तो उनसे उनको बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि सेलेक्टिव मुद्दा, जो मुद्दा आप अगर हर मुद्दा पे विरोध करेंगे तो फिर भेड़िया आया वाली स्थिति हो जाएगी, लोग सीरियस नहीं लेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे, चाहे 370 जैसे मुद्दे हो, सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ अंतरराष्ट्रीय नीति, ऐसे में सरकार के साथ खुल के बोलना चाहिए कि मैं राष्ट्रीय हित में सरकार के साथ हूं। जब आप ऐसे बोलेंगे कि मैं राष्ट्रीय हित में सरकार के साथ हूं, तो जब आप किसी मुद्दा उठाएंगे तो तब जनता आपको सीरियसली लेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके अलावा किसी भी मुद्दे पे अगर राहुल गांधी विरोध करते हैं तो उनको अच्छा होमवर्क करके आना चाहिए, अच्छे सलाहकार उनको रखना चाहिए। वामपंथियों के चक्कर में तो कम से कम नहीं पड़ना चाहिए। मैं वामपंथियों की बार बार बात करता हूं, कांग्रेस में भी वामपंथी घुस गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हाईजेक कर लिया है वामपंथी टाइप के लोगों ने, और राहुल गांधी को भी एक तरह से हाईजेक करके रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की स्थिति आप देखेंगे उनके बयान से भी लगते रहता है। इतनी कम मैच्योरिटी लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं किसी कम्युनिस्ट के द्वारा, वामपंथी के द्वारा लिखा गया बयान है। राहुल गांधी के बयान को, उद्योग का विरोध करना, उद्योगपतियों का विरोध करना, ये सब जो होता है ये किसका, ये वामपंथ की निशानी होती है। तो इन सब से उनको बचना चाहिए। और इस तरह से जब वो एक विपक्ष की नेता की भूमिका निभाएंगे, सिर्फ जो वास्तव में कोई ऐसा मुद्दा होगा, सिलेक्टिव मुद्दा पे सरकार का विरोध करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दा पे सरकार का समर्थन करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता उनको सीरियसली लेगी और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी जरूरी है। अब सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो सरकार की भी भूमिका और दायित्व तो यहाँ पे बढ़ जाती है। और सरकार चूंकि कुछ भी करे, तो एक तो सच्चाई है कि 50 साल कांग्रेस का शासन रहा है, ऐसे नहीं है कि सभी लोग कांग्रेस में बुरे हैं या अनुभव नहीं है, वहां पे भी योग्य लोग हैं, वहां पे अनुभवी लोग हैं। तो सरकार का दायित्व है कि विपक्ष को समझा बुझा करके किसी भी बड़े मुद्दे पे एक पॉजिटिव भूमिका में लाने का काम करे। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आपकी बहुमत है तो आप कोई भी बिल पास करा दे रहे हैं। आप विपक्ष को सकारात्मक भूमिका में लाइए, विपक्ष से सहयोग प्राप्त कीजिए, और कोई भी बड़े मुद्दे पे जब आप कोई बिल लाते हैं तो विपक्ष से पहले बात कीजिए। जब बात करेंगे, जब डिबेट करेंगे, ये वास्तव में हमारे डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार की भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय मशवरा करे, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके। तो कुल मिलाकर के हम लोग अब कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं, और हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कंक्लूजन पे पहुंचते हुए हम लोग कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सरकार अगर देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब उसमें विपक्षी दल हो, और विपक्षी दल सरकार के कार्य और नीतियों के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाए। और इस रूप में भारत में विपक्ष का रहना कम से कम जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता की आंख और कान है एक तरह से। और विपक्षी दल अगर भारत में मजबूत होगा, सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारी डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बाकी इस विषय पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में फिर कभी किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय भारत।